हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आइए आज देखते हैं 10 क्वेश्चन बिहार आने वाले प्रमुख विदेश यात्री के क्यूज देखेंगे आज। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बीपीएससी का 69वीं का नोटिफिकेशन तो फ़िलहाल नहीं निकला है, लेकिन बिहार कांस्टेबल का बहुत सारा पद 21,000 का आया है 18 से 25 साल वालों के लिए, ठीक है ना। तो जो भी इस रेंज वाले हैं ज़रूर फॉर्म को भरें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मेगास्थनीन किसके दरबार में भारत आया है? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, फाहियान। और डी और ई फिलहाल अभी इसी ऑप्शन है, हो सकता है इस बार चेंज किया जाए, बट इस पे देखते हैं। तो मेगास्थनीन किसके दरबार में आया था? तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। थोड़ा सा देखते हैं। मेगास्थनीज 315 ईस्वी पूर्व में मैसिडोनियाई विजेता सिकंदर के पश्चिमी एशियाई प्रदेशों के क्षत्रप सेल्यूकस का दूत बनकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया, जहां वह लगभग एक दशक तक रहा। भारत के बारे में उसने इंडिका नामक पुस्तक में चर्चा की है। यह रचना उपलब्ध अब नहीं है, ठीक है, ध्यान देना है। लेकिन परवर्ती इतिहासकारों ने अपनी रचनाओं में इसके उद्धरण यानी कुछ छंद ये सब कुछ अंश ये सब कह सकते हैं पेश किए हैं जो सुरक्षित हैं। इसमें पाटलिपुत्र नगर और उसके प्रशासन की विस्तृत चर्चा है। मेगास्थनीज के समय यहाँ नगर अर्थात पाटलिपुत्र या पालीवोर था, लगभग 200 वर्ष पुराना हो चुका था। मेगास्थनीज के अनुसार राजभवन नगर के मध्य में था और सुंदर उद्यानों से घिरा था, जिसमें छोटे छोटे तालाब और झरनों की व्यवस्था थी। इंडिका के कुछ तथ्य। इंडिका में पाटलिपुत्र को पालीवरोथा कहा गया है। इसके अनुसार यह शहर भारत का सबसे बड़ा एवं भव्य शहर था, जो 80 स्टेडियम मतलब कि 9.5 मील लंबा और मील, ठीक है ना। और 5 स्टेडियम उसका मतलब होता है 1.65 मील चौड़ा था। यह गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित था। इसके अनुसार यह सूसा और एकवताना के नगरों में से सुंदर था, यानी उसके यहाँ कुछ जगह का नाम है उससे सुंदर था। इसकी सुरक्षा के लिए गहरी खाई, जिसकी चौड़ाई 600 फीट और गहराई 45 फीट थी, और एक सुरक्षात्मक दीवार थी जिसमें 64 दरवाजे और 570 मीनार थे। नगर प्रशासन एक 30 सदस्यीय बोर्ड द्वारा संचालित होता था। उक्त बोर्ड 6 समितियों में विभाजित था। इस बोर्ड के सदस्य सामूहिक रूप से सार्वजनिक देखभाल, नगर की सफाई आदि को भी देखरेख करते थे। ये सदस्य अष्टोनोई कहे जाते थे। यहाँ पे भवन इस हटाइए, कहे जाते थे। करा है डेमोक्लिस या डायमेकस किसके दरबार में आया था? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार से संबंधित, और ये जो भी यहाँ पे दूत आए थे सब बिहार से संबंधित है, भले ही टॉपिक देखें। तो कह रहा है डेमोक्लिस या डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो ये होगा आंसर ऑप्शन बी, बिंदुसार के दरबार में आया था। कह रहा है डेमोक्लिस या डायमेकस चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारी बिंदुसार के दरबार में डेमोक्लिस या डायमेकस आया था, ठीक है। अच्छा, डायमेकस भी सीरिया की ग्रीक शासक सेल्यूकस दूत के रूप में लंबी अवधि तक रहा था। उसके द्वारा लिखा गया कोई वृत्तांत अभी उपलब्ध नहीं है, किंतु परवर्ती क्लासिक लेखक आस्ट्रेबो, जिसका यहाँ पे 64 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी, ने इस बात का उल्लेख किया है कि डायमेकस ने पाटलिपुत्र और भारत के बारे में एक वृत्तांत लिखा था। संप्रति पाटलिपुत्र में उसके निवास से पता चला है कि हिंद यूनानी शासकों से मैत्रीपूर्ण संबंध इस काल में भी रहे थे, ठीक है। संप्रति पाटलिपुत्र मतलब उस वक्त के पाटलिपुत्र की बात। फाहियान या फाहियान किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, और डी और ये ऑप्शन तो है ही। तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ठीक है। फाहियान का जन्म चीन के वू यांग नामक स्थान में हुआ था। यह चीनी यात्री 339 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में। कह रहा है और 411 ईस्वी तक यहीं रहा। इसका उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को खोजना था। वहाँ पाटलिपुत्र में 3 वर्षों तक ये रहा। उसके अनुसार शहर में महायान और हीनयान, यहाँ पे डिनयान नहीं हीनयान संप्रदाय के 2 भव्य बौद्ध विहार थे, जिनमें 600 से 700 भिक्षु रहते थे।
इन बौद्ध भिक्षुओं की विद्वता के कारण देश विदेश से लोग आकर उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। आगे है, फाहियान के अनुसार मगध एक समृद्ध राज्य था। यहाँ उसने ब्राह्मणों की रथ यात्रा देखी, जिसमें देव प्रतिमाओं को सुसज्जित रथों में रख कर निकाला जाता था। हर साल के दूसरे महीने की 8वीं तारीख को बुद्ध और बौद्धिस्ट की शोभा यात्रा 20 रथों से सजाकर निकाली जाती थी। वह नालंदा और राजगीर भी गया, जहाँ उसने गृद्धकुट पहाड़ी का दर्शन किया। गृद्धकुट पहाड़ी का दर्शन करते समय वह इतना भावुक हो गया कि फुट फुट कर रो पड़ा। अब चलिए फाहियान की कहानी खत्म करते हैं, आगे देखते हैं। वान च्वांग किस समकालीन चीनी यात्री था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। उपयुक्त में से एक से अधिक उपयुक्त में से कोई नहीं। ध्यान देना है यहाँ पे, युआन च्वांग वही है हैमसांग, ठीक है। तो यह हर्षवर्धन के समय में आया था। जिसको जो मन आया, जैसा सुनाई दिया वही नाम रख दिया। यहाँ पे देख सकते हैं, वान च्वांग, हैमसांग, ह्यूएनत्सांग, सभी व्यक्ति तीनों एक ही हैं। युआन च्वांग हर्षवर्धन का समकालीन चीनी यात्री था, जो भारत में 630 से 644 ईस्वी तक 644 ईस्वी तक रहा। सी यू की इसकी यात्रा वृत्तांत पर आधारित पुस्तक है। तो एक याद ध्यान रखना है, सी यू की किसने लिखा? तो ह्वानसांग, हेनसांग। करोस के अनुसार नालंदा उत्तरी भारत में उच्च शिक्षा का केंद्र था। यहाँ विदेशों से विद्यार्थी आते थे। उस समय यहाँ 8,500 छात्र और 1,510 आचार्य थे। यहाँ धर्म, व्याकरण, तर्कशास्त्र, विज्ञान और चिकित्सा की शिक्षा उपलब्ध थी। नालंदा उच्च विद्यालय में प्रवेश कठिन था। आने वाले छात्रों को पहले द्वार पंडित को शास्त्राकार देना पड़ता था, ऐसा कथा प्रचलित है। प्रवेश प्राप्त करने से पहले शास्त्राकार में उत्तीर्ण होना आवश्यक था। हिंसांग के अनुसार उस समय कनौज अपने उत्कर्ष पर था और पाटलिपुत्र अपनी भव्यता को खो चुका था तथा कुछ ग्रामों का समूह भर रह गया था। आगे देखते हैं। भारत तथा मलय द्वीपपुंज किस चीनी यात्री, ये क्या हो गया, छोटा हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक हो गया। आइए देखते हैं। भारत तथा मलय द्वीपपुंज किस चीनी यात्री द्वारा लिखा गया था? हिंसांग, फाहियान, इति सिंह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत तथा मलय द्वीपपुंज किस चीनी यात्री द्वारा लिखा गया था? तो ये इति सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। करा इति सिंह, यह 7वीं शताब्दी का दूसरा चीनी यात्री था। 673 ईस्वी में भारत आया और 692 ईस्वी तक यहीं रहा। उसने नालंदा में महाविहार में शिक्षा भी प्राप्त की। उसके अनुसार नालंदा में उस समय 5,000 भिक्षु रहते थे। उसने विक्रमशिला महाविहार के संबंध में भी चर्चा की है। 691 ईस्वी में इति सिंह ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ भारत तथा मलय द्वीपपुंज में प्रचलित बौद्ध धर्म का विवरण लिखा। उसने नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा उस समय के भारत पर प्रकाशन डाला है। इस ग्रंथ से हमें उस काल के भारत के राजनीतिक इतिहास के बारे में तो अधिक जानकारी नहीं मिलती, परंतु यह ग्रंथ बौद्ध धर्म और संस्कृत साहित्य के इतिहास का मूल्य स्वरूप माना जाता है। पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? हैको, रॉल्फ फिच, अब्दुल लतीफ। तो ये जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, हैको। यह दक्षिण कोरिया का एक बौद्ध भिक्षु था जो 8वीं सदी 704 से 780 ईस्वी में हुआ था। इसने अपने संस्करण के रूप में पिलग्रिमेज टू 5 किंगडम्स ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। एशिया के आसपास समुद्र और सड़क मार्ग से यात्रा करने वाले हैको को कोरियावासी प्रथम विश्वव्यापी कोरियावासी मानते हैं। इसके वर्णन से एक महत्वपूर्ण जानकारी यह मिलती है, किसके वर्णन से एक महत्वपूर्ण जानकारी यह मिलती है कि 1197-98 ईस्वी के बीच नालंदा महाविहार का विनाश बख्तियार खिलजी के हाथों हुआ था। रॉल्फ फिच, अब्दुल लतीफ, धर्मा स्वामी। डी और ई ऑप्शन, तो आंसर होगा धर्मा स्वामी, ऑप्शन सी, ठीक है। आगे देखते हैं। बौद्ध भिक्षु धर्मा स्वामी 13वीं शताब्दी में भारत आया था। वह तिब्बत से नालंदा महाविहार में शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। उसके अनुसार यहाँ तुर्कों के आक्रमण होते रहते थे। उसके वर्णन से एक महत्वपूर्ण जानकारी यह मिलती है कि 1197-98 ईस्वी के बीच नालंदा विहार का विनाश बख्तियार खिलजी के हाथों हुआ था। कह रहा है मुल्ला तकिया का यात्रा वृत्तांत किसके साथ
किस शासक के समय लिया गया था जो बिहार के संबंध में विस्तृत जानकारी देता है? अकबर, बाबर, मोहम्मद बिन तुगलक और चौथा पांचवा ऑप्शन। तो ये मुल्ला तकिया जो है अकबर के समय, मुल्ला तकिया अकबर के शासनकाल में इसने जौनपुर से बंगाल की यात्रा की। इसका विवरण बिहार के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्ययन स्रोत है, लेकिन इसकी पूर्ण प्रति सुरक्षित नहीं है। केवल कुछ अंश है जो उर्दू में अनुवादित है और प्रकाशित हो चुके हैं। अब उपलब्ध यही है सिर्फ। इनमें उत्तर बिहार खासकर दरभंगा के क्षेत्र के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई है। किसके अनुसार बिहार के निवासियों विशेषकर महिलाओं में अंधविश्वासपूर्ण आचरण विद्यमान था? हैको, अब्दुल लतीफ, रालफेज, डी और ई ऑप्शन। तो किसके अनुसार बिहार के निवासियों विशेषकर महिलाओं में अंधविश्वासपूर्ण आचरण विद्यमान था? तो ये ऑप्शन सी होगा, रालफिच के अनुसार। ठीक है, रालफिच। करा अंग्रेजी यात्री जिसने 1585 के बीच मुगल साम्राज्य की यात्रा की, आगरा से बंगाल जाते समय वो बिहार से गुजरा था और उसने पटना की चर्चा की। उसके अनुसार पटना में लोग जमीन खोदकर सोने की खोज करते थे। उसने पटना के वस्त्र, अफीम और चीनी उद्योगों का भी वर्णन किया है। उसके अनुसार यहाँ के निवासियों में विशेषकर महिलाओं में अंधविश्वासपूर्ण आचरण विद्यमान था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब्दुल लतीफ कहाँ का यात्री था? ओमान, ईरान, बगदाद। चौथा पाँचवा ऑप्शन वेल नोन है, आंसर होगा ईरान का अब्दुल लतीफ था। क्या है इसके बारे में? अब्दुल लतीफ ईरानी यात्री था। वह 1600 ईस्वी में बिहार आया और उसने गंगा नदी मार्ग से आगरा से राजमहल तक यात्रा की। उसने चौसा, सासाराम, पटना, मुंगेर और राजमहल का वर्णन किया है। उसके यात्रा वृत्तांत की मूल प्रति अनुपलब्ध है, लेकिन इसके कुछ अंश अंग्रेजी में अनुवादित हैं। इस प्रकार से आज हमने देख लिया 10 क्वेश्चन बिहार स्पेशल, और वो भी इतिहास से। तो इस अभी तक इतिहास अभी चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर पर सिर्फ फोकस किया जाएगा, बाकी सब्जेक्ट नहीं। ठीक है, तो चलिए आज भर के लिए इतना ही, वीडियो को समाप्त करते हैं।